अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस एफएससी पार्ट 1 का। और एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर ये जी चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है और इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे ट्रांसमिट होती है। तो ये चीज़ हम डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस बेसिकली दो अल्फाज का मजमुआ होता है हमारे पास। दो अल्फाज कौन से होते हैं? हेपाटाइटिस। तो हेपा लिवर को कहा जाता है और टाइटिस इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। टाइटिस टिस का वर्ड बेसिकली जिस भी अगर डिजीज़ के आखिर में आ जाए तो वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, यानी ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें वर्म का जिक्र करते हैं, हम सोजिश का जिक्र करते हैं। सो हेपाटाइटिस कलेक्टिवली इन दो वर्ड्स की जो डिफाइन बनेगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। अगर हमारे लिवर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, हमारे जिगर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह, सोजिश वगैरह, वर्म आ जाए तो उसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपाटाइटिस। कैन बी माइल्ड और कैन बी एक्यूट एंड कैन लेड टू लिवर कैंसर। इसकी ये सिवेरिटी के बारे में बताया गया, इसकी शिद्दत के बारे में बताया गया कि ये कितना सख्त हो सकती है बीमारी। माइल्ड और एक्यूट का मतलब होता है टेम्परेरी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, यानी आर्जी इन्फ्लेमेशन जो चंद दिन, घंटे वगैरह, घंटों तक रह सकती है, चंद घंटों के लिए या दिनों के लिए ये होती है। और लिवर कैंसर ये इसकी स्वेयर स्टेज के बारे में बता रहे हैं, यानी ये क्रॉनिक भी हो सकती है। लिवर कैंसर क्रॉनिक के केस में होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो। क्रॉनिक कहते हैं परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग, या तो ये मुस्तकिल रहे या फिर ज़्यादा अरसा अगर ये बीमारी रह जाए तो उस केस में हमें पर्सन को लंग कैंसर भी हो सकता है बंदे को, और उस केस में उसका लिवर जो होता है वो डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद हेपेटाइटिस के हम काजेज़ पढ़ रहे हैं, ये किस वजह से होती है जी। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले या आलूदा मादों से भी हो सकती है लिवर इन्फ्लेमेशन। और उसके बाद वायरल इन्फेक्शन भी, यानी वायरस की वजह से भी ये हो सकती है बीमारी। अब टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन से? जैसे कि पोल्यूटेड वाटर होता है, तो ये हम घर के अंदर जो डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं इनकी वजह से, या सीवरेज वगैरह का जो वाटर होता है, अक्सर वाटर पाइपलाइंस, यानी बाज़ सिटीज़ में पानी का मसला होता है तो वो वाटर पाइपलाइन से जो होता है वो वही वाटर यूज़ करते हैं। तो वो जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं या उनके अंदर मौजूदा पानी, या कहीं पर पानी को ज़ख़ीरा कर लिया जाता है तालाबों वगैरह में। बहुत सारे देहाती इलाके ऐसे हैं या सहराई इलाके जहाँ पर पानी नहीं होता तो वहाँ पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और उनके अंदर अगर कोई भी जहरीले मादे चले जाएँ तो वो फिर बाय ड्रिंकिंग पर्पज़ या बाय कुकिंग पर्पज़ के लिए जो वो वाटर यूज़ करते हैं, तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये पानी होता हुआ हमारे अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर ये हेपेटाइटिस काज करता है। और दूसरा आ गया वायरल इन्फेक्शन, वायरसेस। आप देखते हैं जी कौन से वायरसेस हेपेटाइटिस काज करते हैं। इसके अंदर वायरस, इसकी कैटेगरीज दी गई हैं, HAV, HBV, HCV एंड HDV, HEV, HFV, HGV। दर हकीकत हेपेटाइटिस की आगे फिर टाइप्स हैं और हर टाइप को उसके कॉजेटिव एजेंट की नाम से ही उसे नाम दिया गया है। यानी अगर कोई जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए वायरस से काज होती है तो उसे हेपेटाइटिस ए नाम दिया गया है। हेपेटाइटिस बी वायरस से काज होती है तो उसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस से काज होती है तो उसे हेपेटाइटिस सी कहते हैं। इसी तरह से डी से काज होने वाली हेपेटाइटिस डी कहलाती है। हेपेटाइटिस ई वायरस से काज होने वाली हेपेटाइटिस ई कहलाती है, और HFV से काज होने वाली हेपेटाइटिस HF कहलाती है। HGV से काज होने वाली HG कहलाती है। इसी कॉजेटिव एजेंट यानी वायरस की बिना पर ही हेपेटाइटिस को आगे नाम दिया गया है। जिस वायरस से काज होगी हेपेटाइटिस का नाम भी वही होगा। हम आगे डिस्कस करते हैं जी हेपेटाइटिस की आगे टाइप्स को, कि टाइप्स कौन सी होती हैं। जैसे कि आगे फर्दर इसके टाइप्स हैं HFV और HGV आर अनआइडेंटिफाइड। जैसा कि आपको बताया है कि इनको कॉजेटिव एजेंट की बिना पर नाम दिया गया है। इसी तरह से HFV यानी हेपेटाइटिस F काज करने वाला वायरस, और हेपेटाइटिस G पैदा करने वाले जो वायरसेस हैं, ये यानी हेपेटाइटिस, ये डिजीजेस तो हैं लेकिन इनके जो पॉजिटिव एजेंट यानी जो वायरसेस हैं वो स्टिल आर अनआइडेंटिफाइड, यानी अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो सके, उनकी कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी कि ये वायरसेस कहाँ पाए जाते हैं और कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक शख्स के अंदर, और ये हेपेटाइटिस कैसे काज करते हैं। बस इतना ही मालूम हो सकता है कि हेपेटाइटिस F जो है ये FV वायरस से काज होती है। आगे टाइप्स, जैसा कि आपको बताया है कि इनके पॉजिटिव एजेंट्स की बिना पर ही हेपेटाइटिस की टाइप्स को आगे नाम दिए गए हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस A, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि HAV से काज होती है। इसी तरह से हेपेटाइटिस B HBV से काज होती है। इसी तरह से हेपेटाइटिस C
सी वी से काज होती है, हेपेटाइटिस डी एच डी वी से काज होती है, और हेपेटाइटिस ई एच ई वी से काज होती है, और इसी तरह एच एफ वी से काज होती है, और हेपेटाइटिस जी जो होती है ये एच जी वी से काज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम वन बाय वन हर टाइप को डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस ए की जानी फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए क्या होती है? हेपेटाइटिस ए का ही दर हकीकत दूसरा नाम है जी इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये HAV से काज होती है, हेपेटाइटिस ए वायरस से HAV से काज होती है, और दर हकीकत HAV जो होता है ये RNA नॉन इन्वेल्प्ड वायरस होता है, यानी इसके अंदर ये एक RNA वायरस है, इसके अंदर RNA होता है, और RNA नॉन इन्वेल्प्ड मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड नहीं होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी आगे जो इसके कि HAV यानी हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ये ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद फेसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी फेसिस कहते हैं फुसला जात वगैरह को, जो पाखाना वगैरह होता है इंसान का उसको कहते हैं फेसिस। तो इन्फेक्टेड पर्सन ऐसा शख्स जो इस वायरस में मुब्तला हो, इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो, यानी हेपेटाइटिस ए का जो विक्टिम होता है उसके फेसिस के साथ कांटेक्ट से ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसमिट होती है। अब कैसे कांटेक्ट विद फेसिस? मिसाल के तौर पर अगर जैसे कि वो कोई पाखाना वगैरह करता है, अपनी रफ़ा हाजत के लिए जाता है, उसके बाद वो हाथ अपने नहीं धोता, वॉशरूम से होकर आने के बाद वो शख्स अगर इन विक्टिम जो होता है वो अपने हाथ नहीं धोता, तो उसके बाद वो जिस भी शख्स को हाथ मिलाएगा या कोई किसी भी चीज़ को हाथ लगाएगा, आगे नेक्स्ट पर्सन जब उसी चीज़ को हाथ लगाएगा या उससे हाथ मिलाएगा, तो वो उसके क्योंकि वो वायरस जो था उसने हाथों को साफ़ तरह से नहीं धोया अच्छी तरह से साबुन वगैरह के साथ, तो वो वायरस उसके हाथों पर रह गया, और फिर जब हैंड शेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो वो एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जो वायरस मुंतकिल हो जाएगा, और नेक्स्ट पर्सन जब यानी मुसाफा करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद उस शख्स को अपने हाथ नहीं धोएगा और वैसे ही जाकर खाना वगैरह खाएगा या कोई और एक्टिविटी करेगा अपनी बॉडी के साथ, तो वो वायरस जो है उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स को ये वायरस है और वो अगर पानी वगैरह पीता है, झूठा बचा के दे देता है, तो नेक्स्ट पर्सन जब उसी गिलास में पानी पिएगा तो फिर उससे इस तरह भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। और अगर जैसे कि पहले हमने बताया है कि जो विक्टिम है वो पानी वगैरह पीता है और अपने वॉशरूम से आने के बाद उसने अपने हाथ नहीं धोए थे और उन्हीं हाथों से उसने गिलास उठाया और पानी पी लिया, या उसने गिलास उठाकर किसी और बंदे को पानी दिया, तो बाय हैंड वो वायरस गिलास में ट्रांसमिट हो जाएगा गिलास पर, और वही गिलास जब दूसरा शख्स उठाएगा तो वो गिलास के ज़रिए उस तक भी वो वायरस पहुंच जाएगा। इस तरह से हेपेटाइटिस ए जो होती है ये पर्सन टू पर्सन काज होती जाती है, एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती जाती है ये बीमारी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास सिम्टम, कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स क्या होते हैं? जॉन्डिस, पीला यरकान, पीले यरकान को जॉन्डिस कहते हैं जी, जिसमें आंखें वगैरह पीली हो जाती हैं, इंसान की बॉडी की रंगत भी येलोइश हो जाती है। नाउजिया, उभार या उल्टी की कैफियत, मतली वगैरह आना या दिल ख़राब होना, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह आना। सो जॉन्डिस, नाउजिया एंड वोमिटिंग हमारे पास सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस ए के। सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि हेपेटाइटिस ए क्या होती है, इसको हमने बताया कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। उसके बाद इसके कॉजिटिव एजेंट का हमने बताया कि ये HAV से काज होती है। उसके बाद हमने इसकी ट्रांसमिशन का बताया कि ये कैसे मुंतकिल होती है एक शख्स से दूसरे शख्स में, तो ये फिजिक्स कॉन्टैक्ट से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है। उसके बाद सिम्टम्स हमने बताए हैं कि जॉन्डिस, नाउजिया और वोमिटिंग इसके सिम्टम्स हैं। फाइनली हमने डायग्राम बनाया यहाँ पर मैंने कि ये HAV हेपेटाइटिस ए वायरस की शेप ऐसी होती है, ये अंदर ये RNA है और उसके बाद ये प्रोटीन कोर है, बाहर से ये प्रोटीन कोर है, ये कोई मेम्ब्रेन या इन्वेल्प नहीं है प्रॉपर, ये बस प्रोटीन कोर है, इसको कॉस्पेट भी कहते हैं, और ये अंदर RNA पड़ा हुआ निकल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम सीरम हेपेटाइटिस बी है, इसको सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी, पहला पॉइंट इसका डिफाइन किया गया, दूसरा पॉइंट कॉजेटिव एजेंट के ऊपर हम बात करें। इसका कॉजेटिव एजेंट HB होता है, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस DNA इन्वेल्प्ड वायरस होता है। उसके बाद हम इसके ट्रांसमिशन के ऊपर आ रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस BV, HB या HBV ट्रांसमिट कैसे होता है एक शख्स से दूसरे शख्स में। तो ये ट्रांसमिट फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बॉडी फ्लूइड्स,
बॉडी फ्लूइड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ब्लड, मिल्क एंड वाटर। तो ये इन तीनों से ट्रांसमिट होता है। ब्लड से कैसे? ब्लड एक्सचेंज से, एक्सचेंज ऑफ ब्लड, यानी एक शख्स दूसरे शख्स को जब ब्लड डोनेट करता है, इस तरह भी ये अगर कोई विक्टिम से ब्लड ले लेगा, यानी विक्टिम अगर ब्लड डोनेट कर रहा है तो आगे रिसीवर जो होता है उसको भी उसके ब्लड्स के साथ वो बीमारी जो है HBV लग सकती है, क्योंकि डोनेटर जो है आगे डोनर को, क्योंकि विक्टिम है उसके अंदर ये बीमारी है उसके ब्लड में, तो जब उसी का ब्लड, विक्टिम का ब्लड जब दूसरे रेसिपिएंट के अंदर जाएगा तो उसको भी वो बीमारी काज हो जाएगी। मिल्क से कैसे हो सकती है? जैसे माँ से बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग, शीर ख्वारगी में जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो अगर माँ विक्टिम है तो फिर उसके दूध के ज़रिए बच्चे के अंदर ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। वाटर के ज़रिए आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन यानी विक्टिम अगर पानी ड्रिंक करता है, वाटर ड्रिंक करता है, उसको ये बीमारी है, और उसी का झूठा अगर कोई नेक्स्ट पर्सन पी लेता है उसी गिलास में, सो इस तरह से भी ये बीमारी विक्टिम से दूसरे नॉर्मल पर्सन को ये ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरा, पहला पॉइंट हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट सेक्सुअल कांटेक्ट। तो जिनसी मिलाप के ज़रिए भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी कोई ऐसा मेल या फीमेल, अगर मेल विक्टिम है और वो किसी ऐसी फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करता है जो नॉर्मल है, तो विक्टिम से उस नॉर्मल फीमेल के अंदर ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। या नॉर्मल अगर मेल विक्टिमाइज्ड फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो उस विक्टिमाइज्ड फीमेल से बीमारी नॉर्मल मेल के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर टू चाइल्ड, तो माँ से बच्चे के अंदर भी हो सकती है। कैसे ये बीमारी माँ से बच्चे में जा सकती है? एक तो ऊपर पढ़ा है हमने बाय मिल्क यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, दूसरा पैदाइशी तौर पर भी माँ से बच्चे में जा सकती है। ये पैदाइशी तौर पर जो बच्चे विक्टिमाइज्ड होते हैं हेपेटाइटिस के, तो उनकी बात हो रही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब माँ प्रेग्नेंट होती है यानी बच्चा माँ के पेट में होता है, तब भी ये बीमारी माँ से बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाती है। और माँ में कैसे आई? जब माँ प्रेग्नेंट हुई, ये उसी आलम में, यानी अगर कोई जो मेल था वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस का विक्टिम था, तो उसने जब फीमेल के साथ मिलाप किया तो बाय जीन्स ये बीमारी उस फीमेल के अंदर भी चली गई, और उस फीमेल के अंदर जिस बेबी ने डेवलपमेंट पाई उसके अंदर भी ये बीमारी जो है पैदाइशी तौर पर पैदा हो गई। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा डिफाइन का था, दूसरा पॉजिटिव एजेंट के ऊपर था कि जिससे वायरस से ये बीमारी काज होती है, तीसरा हमने ट्रांसमिशन के ऊपर बात की कि ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र कैसे होती है। थर्ड हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारे पास सिम्टम्स। तो इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ एपिटाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है भूख खत्म हो जाती है। तो जी जो विक्टिम होता है हेपेटाइटिस बी का शिकार होता है, उस बंदे के अंदर भूख खत्म हो जाती है, भूख मिट जाती है। दूसरा, वो बहुत थकावट महसूस करता है, थका यानी थोड़ा सा काम किया और थक गए, ये वाली कैफियत हो जाती है। तो अमूमन इस चीज़ को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए कि इंसान की एक तो भूख मर जाए, भूख ख़त्म हो जाए, और दूसरा थोड़ा सा काम करने से वो थक जाता हो। तो इस तरह से हम इसको नॉर्मल ना लें, वो हेपेटाइटिस बी का शिकार हो सकता है। उसके बाद फाइनल जो हमारे पास पॉइंट है वो है कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। सो हमारे पास हेपेटाइटिस बी एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट और क्रॉनिक का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ आए हैं। 9th क्लास में भी पढ़ा था ब्रोंकाइटिस के टॉपिक में कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है। मैं यहाँ पे फिर एक्यूट और क्रॉनिक की टर्म को दोबारा हाईलाइट करता जाता हूँ और आपको रिमाइंड कराता जाता हूँ। तो एक्यूट चीज़ जिस भी डिजीज़ के साथ, जिस भी टर्म के साथ आएगा, वो डिजीज़ या वो चीज़ आर्जी तौर पर होती है, यानी मुख्तसर अरसे के लिए होती है, उसको बाय ट्रीटमेंट उसको ठीक किया जा सकता है। तो उसके बाद क्रॉनिक जो होती है ये देर पा होती है, लंबे अरसे के लिए या मुस्तकिल तौर पर ये बीमारी हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट जिसको कहा जाता है। तो एक्यूट कौन सी है हमारे पास? एक्यूट हेपेटाइटिस की स्टेजेस, ये लॉस ऑफ एपेटाइट और फैटीग, अगर ये वाले सिम्टम्स हैं तो ये बीमारी जल्दी इलाज के जरिए ठीक हो सकती है। और क्रॉनिक के केस में या तो लिवर कैंसर हो जाएगा या फिर लिवर डैमेज हो चुका होगा, और इस केस में ये बीमारी क्रॉनिक होती है, यानी या तो ये खुद हमेशा के लिए कि सारी ज़िंदगी उस बंदे को रहेगी, या फिर उसे बहुत लंबे अरसे तक ये बीमारी रहेगी और मुश्किल से, इलाज से भी ये बहुत मुश्किल से ठीक होती है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है जी पॉजिटिव एजेंट HBV की। HB वायरस हमारे पास इस तरह का होता है, ये बाहर से इसकी ये इन्वेल्प्ड है, ये बाहर से इसका इन्वेल्प है, क्योंकि ये हमारे पास DNA इन्वेल्प्ड वायरस है, ये इन्वेल्प है इसका। उसके बाद अंदर ये इसका प्रोटीन कोर है, उसके बाद
उसके अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने बनाया है। सो डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस। नेक्स्ट ये हमारा पॉइंट है हेपेटाइटिस सी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस सी को। इसको भी प्रीवियस की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन करेंगे, उसके बाद यानी कॉमन नेम, इसका एक और कॉमन नेम वो बताएंगे, उसके बाद कॉजेटिव एजेंट के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट इस ट्रांसमिशन के ट्रांसमिट कैसे होती है, और फाइनल पॉइंट होगा हमारे पास सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, हेपेटाइटिस सी का दूसरा नाम इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस भी है, इसको इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस भी कहते हैं। उसके बाद इसका कॉजेटिव एजेंट HCV है, हेपेटाइटिस सी वायरस से ये काज होती है। ट्रांसमिशन जिसकी क्या है, ट्रांसमिट कैसे होती है, वेज ऑफ ट्रांसमिशन। सो जैसा कि हमने हेपेटाइटिस बी का हमने पीछे पढ़ा है प्रीवियसली, ये भी बिल्कुल वैसे ही ट्रांसमिट होती है। फ़र्क सिर्फ यही है कि हेपेटाइटिस बी के अंदर हमने ब्लड बॉडी फ्लूइड की बात की थी। बॉडी फ्लूइड हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ब्लड, मिल्क एंड वाटर, और यहाँ पर हम बॉडी फ्लूइड की जगह ब्लड की बात करेंगे, बॉडी फ्लूइड नहीं कहेंगे, ब्लड। तो हेपेटाइटिस सी जो होती है ये एक्सचेंज ऑफ ब्लड के ज़रिए से होती है, और दूसरा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एंड तीसरा जो है थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है जी फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे के अंदर भी ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है, सेक्सुअल जिनसी मिलाप के ज़रिए भी हो सकती है, और एक्सचेंज ऑफ ब्लड यानी ब्लड डोनेशन के ज़रिए से भी ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। अब जी हमारे पास तीसरा हमारा पॉइंट है सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस सी क्या होते हैं, हेपेटाइटिस सी की अलामात कौन कौन सी होती हैं जी। तो पहली जो इसकी अलामत है बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने पीछे बताया है, हेपेटाइटिस बी के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ख़त्म हो जाती है मरीज़ की। उसके बाद फटीग, वो थका थका सा रहता है। ये इसकी एक्यूट स्टेजेस की सिम्टम्स हैं, यहाँ पर ये बीमारी एक्यूट होती है, एक्यूट। तो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर बिल्कुल वैसे जैसे कि पीछे हेपेटाइटिस बी का हमने पढ़ा है, क्रॉनिक केस के अंदर ये बीमारी जो है जी इसकी लीवर डैमेज का सबब बनती है, यानी लीवर जो होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज या लंग कैंसर लीवर कैंसर का भी सबब बन सकती है, लीवर डैमेज या लीवर कैंसर, जैसा कि पीछे हमने हेपेटाइटिस बी का भी बताया कि क्रॉनिक कंडीशन के अंदर लीवर कैंसर या लीवर डैमेज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने डायग्राम बनाई है इस हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव एजेंट की, यानी HCV वायरस की फिगर बनाई है जी। HCV वायरस इस तरह का होता है ये, क्योंकि हमारे पास HCV वायरस जो होता है ये RNA इन्वेल्प्ड वायरस होता है, RNA इन्वेल्प्ड। तो ये बाहर ग्रीन कलर की जो मैंने बाउंड्री दी है ये इन्वेल्प है इसका, और अंदर ये इसकी कोर है यानी प्रोटीन कोर। उसके बाद उसके अंदर ये हमारे पास RNA है, तो ये हमारे पास इन्वेल्प्ड है मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए इसको RNA इन्वेल्प्ड वायरस कह रहे हैं। तो यहाँ तक जी हमारे पास हेपेटाइटिस सी कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हम चल रहे हैं आगे हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई की जानिब बढ़ रहे हैं। सो हेपेटाइटिस डी का दूसरा नाम, इसको कॉमनली डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस भी कहते हैं, डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, और ये जी काज होता है HDV वायरस से, इसका पॉजिटिव एजेंट HDV है। सो हेपेटाइटिस डी का बस इतना ही करना है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो सिलेबस के अंदर जितना बताया इतना ही हमें बताया गया, बस इसका यही याद रखना है आपने कि हेपेटाइटिस डी को डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, और ये HDV से काज होती है। आगे हेपेटाइटिस ई काज्ड बाय HEV, तो ये HEV वायरस से काज होती है, और इसका रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ ये पता चला है कि इसका जो मेन सोर्स है वो पिग्स हैं, यानी सूर वगैरह। तो ये मोस्टली सूअर वगैरह जो होते हैं उनका गोश्त खाने से भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि HEV वायरस जो होता है ये अबंडेंटली पिग्स के अंदर पाया जाता है। सो डिस्कवर्ड बाय HEV की बात कर रहा है, डिस्कवर्ड बाय हाल्बर एंड हिज को वर्कर्स इन 2001, 2001 के अंदर हाल्बर और उसके साथी काम करने वाले, यानी इस डिस्कवरी के दौरान जो लोग उसके साथ काम कर रहे थे, उसके कुलीग्स थे, उनको कोवर्कर्स कहा जा रहा है। तो हाल्बर और उसके कोवर्कर्स ने ये वायरस 2001 के अंदर डिस्कवर किया कि ये HEV को डिस्कवर किया। इसी के साथ ही ये हेपेटाइटिस ई का भी हमें पता चल गया, और उसके काज का भी पता चल गया कि ये HEV से काज होती है हेपेटाइटिस ई। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है HDV की, यानी हेपेटाइटिस डी के पॉजिटिव एजेंट की, और हेपेटाइटिस ई के पॉजिटिव एजेंट की। हेपेटाइटिस डी क्योंकि इसका ज़्यादा इतना क्लियरली पता नहीं चला कि हेपेटाइटिस डी जो है ये RNA इन्वेल्प्ड है या DNA इन्वेल्प्ड है, तो जस्ट यहाँ पर मैंने ये बाहर से इसकी कोर बनाई है, और उसके बाद अंदर ये इसका जीनोम है,
जीनोम, यानी जीनोम जेनेटिक मटेरियल को कहा जाता है, जीनोम। सो बेसिकली आरएनए जीनोम, वैसे कॉमनली इसको समझा जाता है कि ये जीनोम जी आरएनए है। और उसके बाद यहाँ पर भी बाहर से इसकी जो है ये कोर बनाई है, प्रोटीन कोर, और उसके बाद अंदर जो है ये इसका जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। उसके बाद हमारा फाइनल पॉइंट है जी हेपेटाइटिस एफ एंड हेपेटाइटिस जी। हेपेटाइटिस एफ जो होती है ये काज होती है HFV से, हेपेटाइटिस FV वायरस से काज होती है, और सिमिलरली हेपेटाइटिस जी जो होती है ये HGV से काज होती है। इनके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल सकी हैं, बट these two viruses are still unidentified. Both HFV and HGV are still unidentified. अभी तक इनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी कि ये वायरस किन जानवरों के अंदर पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, और ये हमारे अंदर या विक्टम्स के अंदर हेपेटाइटिस एफ और हेपेटाइटिस जी के जो विक्टम्स हैं उनमें ये कैसे आते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनकी मज़ीद डिटेल्स पता नहीं चल सकी, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी डायग्राम वगैरह नहीं बनाई है। तो इतना ही इनके बारे में याद रखना है कि ये हमारे पास HFV से काज होता है हेपेटाइटिस एफ, और हेपेटाइटिस जी वायरस से काज होता है। बस इतना ही हमें इंफॉर्मेशन इनकी दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी ट्रीटमेंट। तो हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट हम आगे कर रहे हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर भी इनको कहा सकते हैं और ट्रीटमेंट भी, यानी एहतियाती तदाबीर। तो इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन सी हम एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, और अगर बीमारी का शिकार हो गए हैं तो फिर इलाज इसका कैसे मुमकिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एहतियाती तदाबीर जो है, और विक्टिम हो जाने के बाद भी, यानी इस बीमारी का शिकार हो जाने के बाद भी जो हम पहला कदम हमारी प्रिवेंटिव मेजर है, फर्स्ट स्टेप है वो है हाइजेनिक मेजर्स, यानी अपनी सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर करना, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना। वो हमारे मतलब खाने वगैरह में भी हो सकती है, हमारे कपड़ों की भी हो सकती है, हमारे सोने उठने बैठने, यानी प्रॉपर हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें हर मामले में। नेक्स्ट स्टेप बाय वैक्सीनेशन के ज़रिए भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। वायरल डिजीज़ वैसे जितनी भी होती हैं इन सब की वैक्सीनेशन इनका ट्रीटमेंट होता है। तो तमाम वायरल डिजीज़ के केस में ट्रीटमेंट के अंदर आप वैक्सीनेशन लिख सकते हैं। हमारे पास बाय वैक्सीनेशन भी इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है जी हमारे पास बाय स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। तो स्क्रीनिंग के हवाले से आपको बता दूं, स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो स्क्रीन के मानी होते हैं क्लीन या फिर प्यूरीफाई, किसी भी चीज़ को साफ़ करना या प्यूरीफाई करना। उसके अंदर यानी जो फजूल मादे या बीमारी फैलाने वाले मादे हैं उनको निकालना। तो जी उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड के बाद हम बात कर रहे हैं जी ट्रीटमेंट के ऊपर कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जो हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए डिस्कवर हो चुकी हैं। वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के लिए जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं या प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं, आर प्रिपेयर्ड। बट स्टिल हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास स्टिल नॉट फॉर हेपेटाइटिस सी के लिए